हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि इंग्लिश को सीखने में या यूँ कहे कि किसी भी स्किल को सीखने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो होता है प्लानिंग या फिर स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर है या फिर आप इंग्लिश सीखना शुरू कर चुके हैं लेकिन आपकी जो पकड़ है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। ना सिर्फ मेरी वीडियो, अगर आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो आप कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं किसी भी चैनल की, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना कि बिना प्लानिंग से, बिना सही मेथड से इंग्लिश सीखना चालू मत करना, वरना आप अपना टाइम और मेहनत दोनों को वेस्ट करने वाले हों और आपको उसके हिसाब से रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक ही प्रकार की स्किल को सीखने के लिए काफ़ी तरह की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन दोस्तों आज हम जिस स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं, मेरे ख्याल से वो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ में से एक है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है 4P स्ट्रैटेजी। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि यह स्ट्रैटेजी असल में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। दोस्तों, मैंने इसे अपनी इंग्लिश सीखने की जर्नी के दौरान एक्सपीरियंस किया था और वही पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो 4P है क्या? दोस्तों, 4P का मतलब होता है 4 पिलर्स, यानी कि आप बोल सकते हैं 4 खंबे। दोस्तों, जैसा कि एक बिल्डिंग की मजबूती डिपेंड करती है उसके आधार पे या यूँ कहे कि उसके खंबे पे, सेम चीज़ इंग्लिश के लिए अप्लाई होती है और इंग्लिश भी इन चारों खंभों के ऊपर या फिर इन चारों पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। ये 4 पिलर्स हैं स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दोस्तों, आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश के लिए आए हैं और ये चैनल भी इसी पर फोकस करता है। और यहीं पर स्पोकन इंग्लिश सीखने वालों से सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पीकिंग पे फोकस करने लगते हैं और बाकी पिलर्स को भूल जाते हैं। अब दोस्तों, स्पीकिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करना गलत नहीं है और हो सकता है कि इससे आप इंग्लिश बोलना सीख भी जाए, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में एक जो यूनिकनेस है, जो आपकी इंग्लिश को स्पेशल बनाती है, वो रास्ता इन चारों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, अगर आपको आपकी इंग्लिश बाकियों से हटकर बनानी है तो इन चारों पिलर्स पे आपको फोकस करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो स्पीकिंग पे होगा, लेकिन बाकी के जो पिलर्स है वो भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों, एक बिल्डिंग की तरह ही इंग्लिश में भी इन चारों खंभों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम इन चारों में अपनी प्रैक्टिस को डिवाइड करें तो एक रफ डिवीज़न इस प्रकार का हो सकता है। स्पीकिंग के लिए सबसे ज़्यादा 35%, लिसनिंग के लिए 30%, रीडिंग के लिए 20% और राइटिंग के लिए सबसे कम 15%। दोस्तों, इसे मैंने बहुत ही रफली डिवाइड किया है और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पॉइंट ज़्यादा कमज़ोर है। फिर भी मोर और लेस इसी प्रकार का डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम उस पॉइंट से शुरू करते हैं जिस पे आपको सबसे कम फोकस करने की ज़रूरत है, वो है राइटिंग। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ले लीजिए। दोस्तों, राइटिंग जो है वो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कि अपनी इंग्लिश को एक एवरेज इंग्लिश स्पीकर से ज़्यादा ऊपर ले जाना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छी बनाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जिन्हें कोई रिटन एग्ज़ाम देना है या फिर जो अपनी राइटिंग स्किल को ज़्यादा अच्छा डेवलप करना चाहते हैं या फिर कोई ब्लॉग वगैरह लिखना चाहता है, या फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि वो स्पेलिंग के बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना चाहता। दोस्तों, आप इस पॉइंट को स्किप करके भी इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन राइटिंग से सिर्फ स्पेलिंग याद नहीं होती बल्कि स्पीकिंग पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और हम शब्दों को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा लंबे समय के लिए याद रख पाते हैं। दोस्तों, राइटिंग की प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका है जर्नल लिखना। दोस्तों, जर्नल लिखना होता है दिन भर में हमारे साथ जो भी हुआ है उसे पन्नों पर उतारना, जिसे हम कॉमनली डायरी लिखना भी कहते हैं। दोस्तों, जर्नल लिखने के अपने फ़ायदे हैं, उसकी बात हम फिर कभी कर लेंगे, लेकिन राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है और आप इंग्लिश में कहाँ पर मिस्टेक करते हैं वो भी आपको जानने को मिलेगा। दूसरा तरीका हो सकता है, अगर आपको बर्निंग इश्यूज़ पे या किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल्स लिखना पसंद है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी पहचान में कोई इंग्लिश की अच्छी जानकारी रखता है तो आप उससे रिव्यू भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो भी लिखें वो पेन और पेपर लेकर ही लिखें, फ़ोन में या फिर कंप्यूटर आदि में लिखने से आप बचें। लेकिन फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो जो फ़ोन वगैरह में प्रेडिक्शन का ऑप्शन होता है जो कि हमें सही स्पेलिंग बताता है, उसे आप ऑफ करके लिखिए, और अगर आप ऑन भी रखते हैं तो उसका इस्तेमाल अपनी स्पेलिंग को चेक करने के लिए कीजिए, ना कि पूरी स्पेलिंग टाइप करने के लिए। तो दोस्तों, हमारे दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं जो कि है रीडिंग। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में रीडिंग की भी अपनी ही इम्पोर्टेंस है और इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।
स्पीकिंग की प्रैक्टिस में आप वो बोलते हैं जो कि आप सीख चुके हैं और रीडिंग की प्रैक्टिस में आप वो बोलते हैं जो कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप रीडिंग को छोड़ देते हो तो आपकी जो स्पीकिंग है वो भी लिमिटेड हो जाएगी। और दोस्तों रीडिंग जो है वो आपके फ्लो को, आपकी फ्लुएंसी को भी बेटर करती है। कहाँ पे आपको पॉज लेना है, कहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है, ये सब सीखने में रीडिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। तो दोस्तों रीडिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें? दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो आप बच्चों की स्टोरी से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप स्कूल में हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपनी पसंद की बुक्स पढ़ सकते हैं, नॉवेल पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उन्हीं मटेरियल्स को पढ़ना है जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। स्टार्टिंग में आपको 2 नावों में पाँव नहीं रखना है, आपका पूरा फोकस इंग्लिश सीखने में होना चाहिए, ना कि कोई और नॉलेज हासिल करने में। आपको इंग्लिश को इंटरेस्टिंग बनाना है, उसे फन वे में लेना है। हाँ, अगर आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो, आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होने लगती है, उसके बाद आप नॉलेज की तरफ जा सकते हो। दोस्तों रीडिंग का एक और फ़ायदा है कि आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हो। ये रीडिंग और राइटिंग का कॉम्बिनेशन है, पर ये एक अलग ही टॉपिक है, इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है लिसनिंग, जो कि लगभग स्पीकिंग के बराबर ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हम जब भी किसी से बात करते हैं तो ना सिर्फ हम स्पीकिंग का यूज़ करते हैं बल्कि हम हमारी लिसनिंग एबिलिटी का भी यूज़ करते हैं। यानी कि ना सिर्फ हमें अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना ज़रूरी है, बल्कि सामने वाला जो कह रहा है उसे अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। और दोस्तों मेरे हिसाब से लिसनिंग जो है इन चारों में से इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। और ना सिर्फ ये बेस्ट तरीका है बल्कि इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लिसनिंग की प्रैक्टिस के लिए अपने पसंद की मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं या फिर आपको न्यूज़ सुनना पसंद है, इवन आजकल ऑडियो बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप एक बिगिनर है तो आप एक पर्टिकुलर एक्सेंट को ही सीखें। आप एक्सेंट्स को आपस में मिक्स मत कीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मिक्स्ड एक्सेंट बोलने वाले इंग्लिश नहीं बोलते हैं या फिर लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन अगेन आपको अगर अपनी इंग्लिश बाकियों से बेहतर रखनी है तो आपको एक ही एक्सेंट पे फोकस करना चाहिए, खास करके शुरुआत में। दोस्तों लिसनिंग भी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। ये एक अलग ही टॉपिक है, डेफिनेटली इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है, वो है स्पीकिंग। दोस्तों स्पीकिंग की प्रैक्टिस आपको क्यों करनी है इसे बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, जो कि हर इंग्लिश लर्नर के लिए सबसे बड़ी गले की हड्डी है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका तो ये हो सकता है कि आप कोई एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर को पकड़ें। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर कोई भी आपकी पहचान में है। अगर आपको कोई ऐसा मिल जाता है और अगर आप उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं तो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका और कोई नहीं हो सकता। लेकिन यही सबसे बड़ी मुसीबत है और हर किसी के पास इस तरीके के रिलेटिव्स नहीं होते हैं। डोंट वरी दोस्तों, हमारे पास और भी तरीके हैं। दोस्तों सबसे आसान तरीका है, आप चाहे तो मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसमें भी सबसे इफ़ेक्टिव ये होगा कि आपकी कोई भी फेवरेट मूवी है या फिर कोई वेब सीरीज़ है तो आप इंटरनेट से उनकी स्क्रिप्ट को निकाल लीजिए और उसमें से पढ़ के आपके जो भी फेवरेट कैरेक्टर्स है आप उनके डायलॉग्स और उनके एक्सप्रेशन को भी रिपीट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप अपने मोबाइल में किसी एक कैरेक्टर के डायलॉग्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उस रिकॉर्डिंग को प्ले करके आप किसी दूसरे कैरेक्टर्स के डायलॉग बोल सकते हैं। आप सेम चीज़ को इंटरव्यू के क्वेश्चन के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा जो तरीका है वो मैंने पर्सनली ट्राई नहीं किया है, लेकिन आजकल इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा देखने को मिलती है। वो है इंग्लिश लर्निंग ऐप्स, जिसके अंदर ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे इंग्लिश ट्यूटर मिल जाते हैं। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि कौन सी ऐप फ्री है, कौन सी ऐप चीप है, लेकिन ज़्यादातर ऐप्स जो है वो फ्री ट्रायल्स देती है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें और आपको ये तरीका सूटेबल लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों आखिरी में गोल्डन एडवाइस, एक ऐसी मुसीबत जो कि मैक्सिमम इंग्लिश लर्नर्स के सामने दीवार बन के खड़ी है, वो है शाइनेस, यानी कि शर्माना, कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या फिर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो सब हंसेंगे। तो दोस्तों आपकी जो शाइनेस है आप उसे कचरे के डब्बे में डाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन सब के बारे में सोचने लग गए तो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है और आपकी काफ़ी सारी मेहनत वेस्ट जाने वाली है। और अगर आप आपके ऊपर हंसने वालों को इग्नोर करते हैं तो कुछ ही दिनों की बात है वही सब आपको देखकर तालियां बजाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और अगर आपने इन मेथड्स को ट्राई किया है तो कमेंट में बताइए कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है या फिर इफ़ेक्टिव नहीं है। दोस्तों, इंग्लिश सीखने में और क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे भी शेयर कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आया है तो उसका रीज़न भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। सी यू लेटर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।